कभी सोचा है कि काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसी आम सी चीजें एक जमाने में सोने जितनी कीमती हुआ करती थीं? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज हम उसी दौर में वापस चलेंगे, एक ऐसे सफर पर जहां मसालों की तलाश ने यूरोपीय ताकतों को भारत पहुंचाया और पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो जरा सोचिए, साल है 1453। यूरोप और एशिया के बीच हजारों सालों से चला आ रहा एक बेहद जरूरी ट्रेड जिस पर सब कुछ निर्भर करता है, वो अचानक बंद हो जाता है। अब क्या होगा? बस इसी एक घटना ने दौलत और ताकत की एक ऐसी रेस शुरू कर दी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो ये सब हुआ कैसे? देखिए, कहानी की जड़ है एक शहर, कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने इस पर कब्जा कर लिया और बस यूरोप से भारत और पूर्वी देशों तक जमीन के रास्ते जो भी व्यापार होता था उस पर ताला लग गया। ये यूरोप के लिए एक बहुत बड़ा संकट था। अब समझना ये जरूरी है कि ये सामान इतना कीमती क्यों था। देखिए, बात सिर्फ रेशम या सूती कपड़ों की नहीं थी। असली खजाना थे मसाले। उस जमाने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो खाने को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए मसाले चाहिए थे। दवाइयों में इस्तेमाल होते थे। और हाँ, ये स्टेटस सिंबल भी थे। मतलब जिसके पास मसाले हैं वो अमीर है। तो यूरोप को ये किसी भी कीमत पर चाहिए थे और इसके लिए वो कोई भी जोखिम उठाने को तैयार थे। तो इस पूरी खोज के पीछे ना 3 बड़े कारण थे। इन्हें हम 3 Gs भी कहते हैं। पहला जी, गोल्ड, यानी सोना चांदी, बेहिसाब दौलत कमाने का लालच। दूसरा जी, ग्लोरी, मतलब शोहरत, अपना और अपने देश का नाम इतिहास में दर्ज कराने की चाहत। और तीसरा जी, गॉड, यानी अपने धर्म, ईसाई धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार करने का जुनून। अब जरा इस पर नजर डालते हैं। ये काफी दिलचस्प है। देखिए कैसे इन यूरोपीय ताकतों ने अपनी ट्रेडिंग कंपनियां बनाई। पुर्तगाल सबसे आगे था 1498 में। फिर करीब 100 साल बाद 1600 में आए अंग्रेज और उनके ठीक पीछे 1602 में डच। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि रेस में कौन कौन शामिल हो रहा था। लेकिन कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। कंपनी बनाने का ऑर्डर एक बात है और भारत असल में पहुंचने का ऑर्डर दूसरी। यहां देखिए, डच लोगों ने कंपनी तो अंग्रेजों के बाद बनाई, लेकिन वो भारत उनसे पहले पहुंच गए। तो चलिए इस रेस की शुरुआत से बात करते हैं, यानी पुर्तगालियों से, जो हर मामले में सबसे आगे थे। तो इस रेस में पहली बाजी मारी पुर्तगाल ने और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है प्रिंस हेनरी द नेविगेटर को। उन्होंने ही समुद्री खोज को एक जुनून, एक नेशनल मिशन बना दिया था। तो ये रास्ता मिला कैसे? ये एक दिन में नहीं हुआ। देखिए, 1487 में बार्थोलोम्यो डियास अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचे, जिसे केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। फिर ठीक 10 साल बाद 1497 में वास्को डी गामा 4 जहाज लेके निकले और आखिरकार एक भारतीय व्यापारी की मदद से 1498 में वो भारत पहुंच गए। एक लंबा और मुश्किल सफर था ये। 20 मई 1498, इतिहास की एक बहुत बड़ी तारीख। वास्को डी गामा कालीकट के तट पर उतरा। पहली बार कोई यूरोपीय शहजहाज सीधे समंदर के रास्ते भारत पहुंचा था। वहां के स्थानीय शासक जमोरिन ने उनका स्वागत भी किया, पर शायद उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये महज एक मुलाकात नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जो भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल देगा। और जब डी गामा वापस पुर्तगाल पहुंचा तो जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरे सफर पर जितना खर्च आया था उससे 60 गुना ज्यादा का मुनाफा हुआ। 60 गुना! सोचिए जरा। बस इस एक आंकड़े ने पूरे यूरोप को यकीन दिला दिया कि यह रास्ता सोने की खान है। अब इतना जबरदस्त प्रॉफिट देखने के बाद पुर्तगाल का इरादा बदल गया। वो सिर्फ व्यापार करके खुश नहीं थे, उनका लक्ष्य बड़ा था, इस पूरे समुद्री रास्ते पर कब्जा करना। इसे करने के लिए उनके पास 2 अलग अलग सोच थी। पहले आए गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, मतलब जमीन पर कब्जा मत करो, बस समुंदर पर राज करो, जहाजों को कंट्रोल करो, व्यापार को कंट्रोल करो। लेकिन उनके बाद जो गवर्नर आए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो एक एम्पायर बिल्डर थे। उनका मानना था कि असली ताकत जमीन पर मजबूत किलों और शहरों पर कब्जा करने से आएगी। और अल्बुकर्क ने अपनी सोच को हकीकत में बदला। इसीलिए उन्हें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का असली संस्थापक भी कहते हैं। उन्होंने एक के बाद एक जरूरी जगहों पर कब्जा किया। 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीना। 1511 में मलक्का पर कब्जा करके मसालों के रास्ते पर कंट्रोल कर लिया। फिर 1515 में होर्मुज को जीतकर फारस की खाड़ी पर भी दबदबा बना लिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने पुर्तगाली पुरुषों को स्थानीय महिलाओं से शादी के लिए भी प्रोत्साहित किया ताकि एक वफादार आबादी तैयार हो सके। अब इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया, कार्टाज सिस्टम। ये बहुत चालाकी भरा था। इसका सीधा सा मतलब था कि अगर हिंद महासागर में किसी को भी, चाहे वो भारतीय हो या मुगल, अपना जहाज चलाना है तो उसे पुर्तगालियों से एक लाइसेंस, एक परमिट खरीदना पड़ेगा, और अगर नहीं खरीदा तो पुर्तगाली उस जहाज पर हमला करके सारा माल जब्त कर लेते थे। एक तरह की समुद्री दादागिरी थी ये। तो इस तरह पुर्तगालियों ने करीब 100 साल तक हिंद महासागर पर राज किया, लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहता। तो चलिए अब देखते हैं कि उनकी विरासत क्या रही और आखिरकार उनका दबदबा खत्म कैसे हुआ। देखिए, उनके पतन के पीछे एक नहीं कई वजहें थीं। सबसे पहली, उनकी धार्मिक नीतियां बहुत कठोर थीं, जिससे स्थानीय लोग उनसे नफरत करने लगे। दूसरी वजह, उनसे भी ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी मैदान में आ गए, अंग्रेज और डच, जिनकी नेवी बहुत मजबूत थी। और एक तीसरी और बड़ी वजह थी ब्राजील की खोज। पुर्तगाल को वहां सोने की खदानें मिल गईं और उनका सारा ध्यान भारत से हटकर अमेरिका की तरफ चला गया। लेकिन ये भी सच है कि ताकत खत्म होने के बावजूद पुर्तगालियों का भारत पर एक बहुत गहरा असर पड़ा, जो आज भी दिखता है। आज हम जो आलू, टमाटर, काजू, तंबाकू खाते हैं, ये सब वही लेकर आए थे। भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने ही गोवा में लगाया, और कई जगहों पर आज भी उनके बनाए चर्च और इमारतें देखने को मिलती हैं। तो एक तरह से उन्होंने भारत की संस्कृति में बहुत कुछ जोड़ा भी। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सार क्या है? पुर्तगालियों के आने का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? देखें, उन्होंने सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं खोजा, उन्होंने एक दरवाजा खोला, एक ऐसा दरवाजा जो सीधे भारत की दौलत तक जाता था। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि यह सफर मुमकिन है और इसमें बेहिसाब फायदा है। और एक बार जब यह दरवाजा खुल गया तो फिर डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी सब एक एक करके उस दरवाजे से अंदर आ गए। यहीं से भारत में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का एक नया दौर शुरू हुआ। तो पुर्तगालियों ने तो रास्ता दिखा दिया, पर यह कहानी का अंत नहीं था। ये तो बस शुरुआत थी। असली सवाल तो अब शुरू होता है, उनके पीछे पीछे और कौन आया? और जब वो आए तो उन्होंने इस उपमहाद्वीप का भविष्य किस तरह हमेशा हमेशा के लिए